नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। हर खबर पर हमारी नजर होगी, जिस पर आज दिन भर सबकी नजरें होंगी। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भोपाल से पीथमपुर पहुंचा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 12 कंटेनर से पहुंचाया गया। 40 साल बाद आज किया जाएगा इस कचरे को नष्ट। एमपी बीजेपी संगठन में विस्तार की सुगबुगाहट। जल्द 60 जिलाध्यक्षों के नाम का होगा ऐलान। आज से 2 दिन चलेगा बैठकों का दौर। पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे 1-to-1 चर्चा। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़े फैसले। फसल बीमा योजना को 26 तक जारी रखने की मंजूरी। 1350 रुपए में मिलती रहेगी 50 किलो डीएपी। IBC 24 को मिला सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र। परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने 2016 में जारी किया था आदेश। केवल 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर हुई थी नियुक्ति। इंदौर में युवक युवतियों का अश्लील वीडियो आया सामने। न्यू ईयर पार्टी के दौरान डोपामाइन पब का बताया जा रहा वीडियो। कमिश्नर की सख्ती का भी नहीं दिख रहा असर। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच चुका है। यह जहरीला कचरा 12 कंटेनर में भरकर भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर दूर खास सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया है। लगभग 7 घंटे का सफर तय कर सुबह 4:30 बजे पीथमपुर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सभी 12 कंटेनर है वो पहुंचे और इसके निपटान के लिए आगे की प्रोसेस अब शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि पीथमपुर में इसके सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। 300 से अधिक पुलिस अधिकारी, पुलिस जवान के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर तैनात थे। कचरा लाने के लिए भोपाल से पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। ड्यूटी पर तैनात लोगों के अलावा किसी को प्लांट तक जाने की अनुमति नहीं थी। आज दोपहर 12 बजे पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के साथ आम लोग भी मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो चूंकि जिस तरह से भोपाल में 1984 में भोपाल गैस रिसाव के चलते 3500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 200 लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी, और ये सरकारी आंकड़े हैं। और वो जो उस केमिकल कचरे का निष्पादन अब तक नहीं हो सका है, वो कचरा आज भी उस कंपनी के अंदर मौजूद है, जिसे निष्पादन करने के लिए, उस कचरे के निष्पादन के लिए लगातार कोशिशें सरकार पिछले कई सालों से कर रही है। आपको याद होगा गुजरात में भी इस कचरे के निष्पादन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर जहां पर निष्पादन होना था वहां के लोगों ने विरोध किया कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। नागपुर के DRDO में भी बात चली, वहां पर भी इसका विरोध हुआ। और अब देखिए पीथमपुर में 12 कंटेनर भरकर 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इस कचरे को लाया गया है। और इस खबर पर सबसे पहला अपडेट हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीथमपुर से ही। अब प्रोसेस क्या है अंशुल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कचरे का निष्पादन किस तरह से किया जाना है, इसका फैसला जो है वो CPCB लेगा। CPCB की टीम जो है सबसे पहले लगभग 10 से 37 टन कचरा जो इसके बीच की एक अनुमानित मात्रा है वह इसी प्लांट में जलाएगा, और उसके बाद वहां पर यह देखा जाएगा कि इससे किस प्रकार की गैसें निकल रही है, उन गैसों का स्तर क्या है और उन गैसों से कितनी हानिकारक चीज़ें जो है वो पैदा हो सकती है। जो भोपाल से कचरा भेजा गया है उसमें 5 तरह का कचरा है। रिएक्टर अवशेष है, जिसमें फैक्ट्री में कीटनाशक रिएक्टर बनता था
उसके अवशेष है, सेविन अवशेष है जो कि एक सेविन नाम का कीटनाशक बनता था। इसके अलावा नेफ्थॉल और सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड के अवशेष जो है वह है। साथ ही जहां पर भोपाल में जिस फैक्ट्री में यह कचरा रखा गया था उसमें किस प्रकार का जो जिस मिट्टी के ऊपर यह कचरा रखा गया था वो मिट्टी जो है वो भी यहाँ पर लाई गई और उसे भी यहाँ पर नष्ट किया जाएगा। फिलहाल प्रारंभिक प्रक्रिया जो है, जो कंटेनर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, कंटेनर्स पहुंचने के बाद अब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि एक सीमेंट और कंक्रीट का प्लेटफॉर्म है, लगभग 25 फीट उसकी हाइट बताई जा रही है। वहां पर इसे रखा जाएगा और जब कचरे को निष्पादन किया जाएगा, कचरे को जलाना शुरू किया जाएगा, उससे पहले उसकी टेस्टिंग होगी। जब भोपाल से कचरा निकला था तब भी इनका वजन किया गया था और यहाँ पर कचरा पहुंचने के बाद भी इसका जो वजन है वह किया गया है। और उसके बाद अब इस कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया जो जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी। यह देखा जाएगा कि ये किस प्रकार का कचरा है और इसमें कौन से रासायनिक चीजें जो हैं वो मिलाई जाना जरूरी है। वो केमिकल्स मिलाने के बाद ही इसे यहाँ पर जलाया जाएगा। जब जलाया जाएगा तब वैज्ञानिकों की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। ये भी बताया जा रहा है कि उसका जो धुआं निकलेगा, उसकी जो राख रहेगी, उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं और जो गैसेस निकल रही है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आसपास के लोगों में यही बात है कि जब कचरा जलाया जाएगा, जो जहरीला कचरा होगा, उसमें से किस प्रकार की गैसें निकल सकती है। तो प्रारंभिक तौर पर जब कचरा जलाया जाएगा तो उसकी जो गैस निकलेगी उसकी यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि इस कचरे को जलाने पर कौन सी गैस निकल रही है, क्या वह हानिकारक है, वह गैस किस प्रकार की है, किस मात्रा में है, उसके अंदर जो रासायनिक अवशेष है वो कितनी मात्रा में है, उसका असर क्या हो रहा है यहाँ के वातावरण पर। ये सब चीजें जो है यहाँ पर देखा जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ की स्थिति बता देता हूँ। हम उसी फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं, रामको की जो फैक्ट्री है, पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट इस फैक्ट्री को कहा जाता है, जहां पर की देर रात कंटेनर्स पहुंचे हैं। यह एक प्रोहिबिटेड एरिया जो है उसे बना दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है और इससे आगे सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों को ही जाने की अनुमति है और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो भी व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है। आसपास के जो ग्रामीण हैं उनसे भी यहाँ से पूछताछ की जाएगी और उसी के बाद यहाँ से ग्रामीण या जो कंपनी के कर्मचारी हैं वे आगे जा पाएंगे। जो मीडिया है उसे भी यहाँ से दूर रखा गया है। हालांकि अंदर जो अब कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की जाना है उसके लिए वैज्ञानिक जो है वो तय करेंगे। वातावरण देखा जाएगा इसी सीमा के आगे 337 टन मीट्रिक टन कचरा रखा हुआ है और वहां पर खास सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। 1984 में जब गैस लीक हुआ था तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 3700 से भी ज्यादा लोगों की मौत इसी के चलते हुई थी और वो कचरा अब निष्पादन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आप नजर बना के रखिएगा अंशुल, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सौरभ शर्मा केस, काली कमाई का धन कुबेर, इस मामले में बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि आईबीसी 24 के पास सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है। उस नियुक्ति पत्र में यह लिखा गया है कि केवल 2 साल के लिए इसे नौकरी मिली थी अस्थायी तौर पर। 29 अक्टूबर 2016 को यह आदेश जारी किया गया था परिवहन विभाग के द्वारा और 2 वर्ष की अवधि के लिए ही अस्थायी तौर पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि इसे एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता कैसे चला गया और केवल अस्थायी नौकरी इसके पास थी आरक्षक की, और क्या इसी नौकरी के दम पर इतने पैसे आ गए क्या? कितनी अकूत संपत्ति इसने अर्जित कर ली कि घर से इसकी तो 7 नोट गिनने की मशीनें ही मिलती हैं, 8 करोड़ रुपए के पूरे सामान मिलते हैं जिसमें 60 किलो तो चांदी की सिल्लियां थी। घर के बाहर से थोड़ी देर में जो दूर में कार मिलती है वहां से 10 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, 52 किलो सोना मिलता है। तो क्या केवल 2 साल की अस्थायी नौकरी और उसके बाद जो एक्सटेंशन मिलता रहा, क्या किसी बड़े व्यक्ति के हाथ कंधे में रखे बगैर यह संभव है? यह नियुक्ति पत्र आईबीसी 24 के हाथ में लगा है। केवल 2 साल की अस्थायी नौकरी इन्हें मिली थी लेकिन एक्सटेंशन इन्हें मिलता गया। परिवहन आयुक्त थे तब शैलेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने आदेश जारी किया था 29 अक्टूबर 2016 को। कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स भी आप तक पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार की सुगबुगाहट अब मिलने लगी है, तेज हो चली है। आज से 2 दिनों की बैठक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भोपाल में बैठक होगी, 1-to-1 चर्चा होगी। बीजेपी के जिलाध्यक्षों के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी सरोज पांडे भी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे और पैनल के नाम पर निर्वाचन अधिकारियों से विचार होगा। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में अब संगठन विस्तार की सुगबुगाहट जो है वो
तेज हो गई है। 1-to-1 चर्चा होगी और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, सरोज पांडे, ये सब इसमें शामिल होंगे। अब एमपी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अपने जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा करनी है, लेकिन बीजेपी के जो क्षत्रप हैं, इनके बीच धाक की लड़ाई, धौंस की लड़ाई बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में दो दिग्गजों के बीच खींचतान में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में दिख रहे ये लोग बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों के दावेदार हैं और ये दावेदार जिन जिलों के लिए दावा ठोक रहे हैं उनमें शामिल है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना और दतिया। ये सभी जिले ग्वालियर चंबल संभाग के, जहां सबसे ज्यादा रस्साकसी देखी जा रही है, क्योंकि इन चुनावों में दिग्गज नेताओं की धाक जारी है। अपनी पसंद के शख्स को जिले की कुर्सी में बैठाने के लिए सिंधिया और तोमर के खेमे में खींचतान जारी है। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। नहीं, मैं दावेदार नहीं कह सकता हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, उसका हम पालन करेंगे। बीजेपी ने 60 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों से बात कर 3-3 नामों के पैनल तैयार किए हैं। इसमें तय उम्र का क्राइटेरिया भी है। उसमें क्षत्रपों की समर्थित नाम भी दमदारी से सामने आए। सिंधिया तोमर समर्थकों की दावेदारी ग्वालियर शहर, वेद प्रकाश शर्मा वर्तमान में प्रदेश के अनुशासन प्रकोष्ठ के सदस्य, सिंधिया के करीबी। रामेश्वर भदौरिया, संगठन में कोई पद नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी पारस जैन, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बेहतर तालमेल। ग्वालियर ग्रामीण, प्रेम सिंह राजपूत, नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी, किरार समाज का सपोर्ट। विनोद बघेल, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष, सभी नेताओं से तालमेल। विकास साहू जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, सिंधिया के करीबी हैं। दतिया, यहां से 2 महिलाएं दावेदारी ठोक रही हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के 9 जिले में 40 दावेदार हैं, जिनमें 7 महिलाएं हैं। वहीं बीजेपी सरकार की पूर्व मंत्री माया सिंह कहती हैं, ये बीजेपी है जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसके नाम के आधार पर नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। और यहाँ जिला अध्यक्ष के चयन के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं और सबने अपना अपना मत लिख के और वहाँ डाल के आए। और जिसको भी दायित्व तो मिलता है, सब मिलकर उसका सहयोग करते हैं और पार्टी आगे बढ़ती है। नामों का पैनल तैयार है, बस इंतजार है तो जिला अध्यक्षों के नामों के ऐलान का। और ये इंतजार सिर्फ बीजेपी को नहीं है, कांग्रेस को भी है, जिससे नई सियासत को जन्म दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का अपनी बात कहने का कार्यकर्ताओं को पूरा अधिकार है और इसलिए विवाद की कोई स्थिति है तो समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, उनका अधिकार के तहत उन्होंने अपनी राय रखी है और उस राय के कारण जो वो राय लेकर यहाँ पर हमारे जहाँ ग्वालियर, भिंड सब जगह जो उन्होंने कल कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हैं, वो रिपोर्ट भोपाल जाएगी। हमारा नेता तो उसमें फैसला करेगा। कोई पेच नहीं फंसा है। भारतीय जनता पार्टी जिसको बनानी है पहले ही बना के रखेगी। तो सब एक वो है, दिखावा है, जो दिखावा चल रहा है और कुछ नहीं है। प्रवाजी तो बहुत चरम सीमा पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ने किसी जमाने में कांग्रेस को लोग बदनाम करते थे, कांग्रेस की क्या हुई। जानकारी है कि बीजेपी 15 जनवरी से पहले नाम की घोषणा कर देगी। हालांकि कुछ जिलों में पेच फंसने और खींचतान के चलते सूची 3 चरणों में जारी हो सकती है। लेकिन ग्वालियर चंबल में किस नेता की कितनी चलती है या किस नेता की कितनी धाक है, ये तो नामों के ऐलान के बाद ही तय होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। अब एक तस्वीर दिखाते हैं जो वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आंगनबाड़ी में बच्चों को बांटी जा रही चिक्की में कीड़े निकले हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कीड़े वहां पर रेंग रहे हैं अंदर। इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि राजनगर तहसील के सलैया गांव की घटना है और इसके बाद प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आंगनबाड़ी में ये चिक्की महिला समूह की तरफ से भेजी गई है, जिससे मासूम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाल विकास विभाग कार्यक्रम के अधिकारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि रटा रटा जवाब दे दिया, ये मामले की जांच होगी। ये देखिए आप, ये
इसमें जांच करा के इसमें जो भी समय कार्रवाई हो वो करूँगा इसमें। और ये पता करते हैं कि कहाँ का है, उस जगह पे जो भी समूह होगा या कब रखा हुआ है या पहले से रखा हुआ है जो भी है, तो उसकी में कार्रवाई करेंगे अपन। जबलपुर के पाटन का बजरंग अखाड़ा इन दिनों चर्चाओं में है। इस अखाड़े में मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी गई है। अखाड़े के बाहर लिखा गया है कि मुस्लिमों का प्रवेश पूर्णतः मना है, अंजाम कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि 100 साल पुराने इस अखाड़े में विराजित बजरंग बली की प्रतिमा को कुछ दिन पहले मुस्लिम समाज के एक युवक ने खंडित कर दिया था, जिसके बाद से अखाड़े के सदस्य और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। शिकायत पुलिस से की गई थी। अखाड़े के सदस्य का कहना है कि अखाड़े में सर्वधर्म समभाव के मद्देनज़र पहले से मुस्लिम समुदाय के युवक भी व्यायाम करने आते थे, लेकिन प्रतिमा खंडित करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद अखाड़े में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। मामले में पुलिस का कहना है कि अखाड़ा हिंदूवादी संगठन की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वे चाहे जिसे आने से रोक सकते हैं। अब आगे जो भी हो, लेकिन अखाड़े का यह आदेश पूरे ज़िले में, पूरे देश में भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ विधर्मी लोगों ने यहाँ पर मंदिर में अखाड़े में घुस के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की और साथ में वहाँ पर ऐसी तुच्छ हरकतें की कि जो करनी नहीं चाहिए थे। यह शब्द जो लिखवाए हैं उसका कारण यही है। उनका कहना है कि वो पागल है, तो वो उसको पागल खाने बंद करें। ये बजरंग दल के लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। खुद का उनका अखाड़ा है बजरंग दल का, और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए जिनको वो प्रवेश देंगे वो उनका व्यक्तिगत मामला है, और इसमें कोई पुलिस हस्तक्षेप योग्य मामला ये नहीं है। खरगोन जिले की सनावद नगर पालिका में नए साल के पहले दिन सीएमओ और बीजेपी पार्षद के बीच जमकर कहासुनी हो गई। ये तू मैं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सीएमओ का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया। वे गश खाकर गिर पड़े, उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना का वीडियो अब सामने आ चुका है। नगर पालिका के कर्मचारी बीजेपी पार्षद के खिलाफ लामबंद हो गए इस घटना के बाद। दरअसल मामला ये था कि नल कनेक्शन काटने से जुड़ा ये मामला है। बीजेपी पार्षद राजेश अंजने ये गए सीएमओ राजेश मिश्रा से अपने वार्ड में अवैध जल कनेक्शन की कार्रवाई को लेकर चर्चा करने। इसी दौरान पार्षद आक्रोश में आ गए, बहस करने लगे। पार्षद के सामने जो सीएमओ जी थे मिश्रा जी, ये हाथ जोड़ते रहे, लेकिन पार्षद आपे से बाहर होते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे, और इससे इतने दबाव में आ गए सीएमओ साहब की गश खाकर वो गिर पड़े। इलाज करने वाले डॉक्टर हैं सीएमओ के राहुल अग्रवाल, वो कह रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, उन्हें घबराहट हो गई थी। फिलहाल उन्हें आराम करने की नसीहत दी गई है, सलाह दी गई है। ये देखिए बेहोश होकर गिर पड़े सीएमओ साहब। डांट पड़ी जब पार्षद महोदय की, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया और तबीयत खराब हो गई उन्हें। अब देखिए उन्हें ले जाना पड़ा अस्पताल ऑफिस से। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा था इनका। वहाँ पर ये गश खा के गिर गए थे और पहले से शुगर और बीपी के मरीज हैं। यहाँ पर जब इनको लाया गया तो बीपी बढ़ा हुआ था, 190/100 के करीब था, शुगर 199 थी, और उस बिना पे इनका प्राइमरी उपचार किया गया यहाँ पे। ईसीजी हाल फिलहाल में ठीक था, तो उनको यहाँ पे आराम करने की सलाह दी। अभी क्या स्थिति उनकी? अभी बातचीत कर रहे हैं, बीपी थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ रहा है। अभी हालांकि बढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल हुआ है पहले से। इंदौर के खजराना इलाके के रिंग रोड स्थित डोपामाइन पब में न्यू ईयर पार्टी के दौरान युवक युवतियों का एक अश्लील वीडियो सामने आया है। नशे में झूमते युवाओं का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नशाखोरी को रोकने के लिए कमिश्नर संतोष सिंह, उन्होंने सभी पब और होटल्स को तय वक्त में बंद करने और नशेड़ियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद इस पब में नियमों की अनदेखी हुई। प्रशासन पार्टी में सख्ती से कार्रवाई करने में असफल रहा। बजरंग दल नगर निगम विवाद के चलते बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने इस बार न्यू ईयर पार्टी से दूरी बना ली। 31 दिसंबर की रात किसी भी पब या होटल के बाहर अश्लीलता रोकने के लिए हिंदूवादी नेता नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने पहले ही इन्हें आश्वस्त कर दिया था कि समय सीमा पर सब पार्टियां बंद हो जाएंगी, लेकिन पार्टी कैसे बंद हुई देखिए आप वीडियो में। पब में अश्लीलता फैलाई जा रही है और ये वीडियो जो है ये वायरल हो रहा है।
मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की वार्षिक फेज 4 गणना चल रही है, काउंटिंग चल रही है। ये गणना 29 दिसंबर से शुरू हुई थी, एक सप्ताह तक चलेगी और इस काउंटिंग में कान्हा के 600 वनकर्मी हर रोज हर बीट में पैदल चलकर बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, बारहसिंगा समेत अन्य वन्य जीवों के चिन्हों को एक ऐप के जरिए एकत्रित कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। इसके आधार पर पार्क इलाके में रहने वाले वन्य जीवों का आकलन होगा और काउंटिंग से पहले कान्हा प्रबंधन ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से 6 प्रैक्टिकल सेशंस आयोजित किए गए थे। इन सेशंस में कान्हा के वन कर्मियों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी, जानकारी दी गई थी कि कैसे उन्हें एम स्ट्राइप इकोलॉजिकल ऐप के जरिए इस डेटा को अपलोड करना है और इसी ऐप के जरिए जो वन्य जीवों के चिन्ह हैं उसी के आधार पर पहचान होती है कि कितने वन्य जीव हैं, इसकी गणना करनी है, इसकी काउंटिंग करनी है। तो अब लगे हुए हैं जितने वनकर्मी हैं कि कान्हा नेशनल पार्क में कितने वन्य जीव हैं। ये हम वन्य जीव गणना करते हैं, प्रतिवर्ष फेज 4 गणना इसको कहा जाता है, जिसमें हर बीट में पैदल चल के जितने भी निशान हैं, साइंस है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उनकी गणना की जाती है और उसके आधार पे आकलन किया जाता है कि कितने वन्यजीव पूरे हमारे टाइगर रिजर्व में उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के मौसम का अपडेट भी आप तक पहुंचा दें। एमपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। भोपाल और इंदौर में पारा लुढ़क गया है। भोपाल का न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। ठंड के चलते राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है। इंदौर की भी बात करें तो वहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इंदौर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है और अगले 2 से 3 दिन भी कड़ाके की ठंड और ओलावृष्टि का अनुमान भी जताया गया है। तो एमपी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब घना कोहरा भी अलग अलग इलाकों में छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम हो गई है और IBC 24 आपसे अपील भी करता है कि सुबह के वक्त जब विजिबिलिटी कम होती है, घना कोहरा छाया हुआ होता है, आप सतर्क होकर ड्राइविंग करें क्योंकि इसी वक्त सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। MPPSC परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। MPPSC 2025 की परीक्षा तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 16 फरवरी को 158 पदों के लिए परीक्षा होगी। फिलहाल 87:13 के फॉर्मूले पर ही परीक्षा होगी, यानी 87:13 के जो फॉर्मूला है उसी के आधार पर। SDM के 10, उप पुलिस अधीक्षक के 22 पदों पर परीक्षा है। अतिरिक्त सहायक के 10 पद हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी के 65 पदों के लिए ये एग्जाम लिए जाएंगे। वित्त विभाग के लिए 14, सहायक निरीक्षक के लिए 7 पद हैं। 3 जनवरी से ऑनलाइन अप्लाई उम्मीदवार अभ्यर्थी कर सकेंगे। तो 158 पद की जो अधिसूचना है MPPSC ने जारी की है और अब उसकी परीक्षा की जो तारीख है वो भी सामने आ चुकी है। कब से अब अप्लाई कर सकते हैं, जो शेड्यूल होता है MPPSC की परीक्षा का वो अब सबके सामने है। जबलपुर के महापौर हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू। उन्होंने बड़ा दावा किया है, कहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के लिए साफ सफाई, वृक्षारोपण, तालाब, पार्क की ब्यूटिफिकेशन जैसे कई उपाय अपनाने जाएंगे। इसके लिए शहर में करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। साल 2024 में जबलपुर देश में सबसे साफ हवा वाले शहरों की सूची में दूसरे नंबर पर था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में जबलपुर को सूरत के बाद दूसरा स्थान मिला था। निश्चित तौर पे ये संस्कारधानी है और संस्कारधानी के लिए हम लोग सब कुछ सर्वस्व निछावर करके इसको बहुत सारे पैमानों पर, बहुत सारे मापदंडों पर बेहतर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से एक पैमाना जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स का है वो हम लोग निश्चित तौर पर इस बार प्रयास ये है कि सूरत से ऊपर हम लोग आएँ। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं 2025 में हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पर आएँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन